वो अब लाउंज से गुजर कर अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे आवेज उस्मान की तरफ बेइरादा नजरें उठी और कुछ देर दोनों तरफ गहरा इर्तिकाज कायम रहा। फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, निखरी, सच्ची और दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट। अलवीना बहुत सरशार सी आगे बढ़ गई, मोहब्बत और यकीन का हाथ थाम कर। खलिश अदावत और वसवसे कहीं पीछे रह गए। आगे मोहब्बत ही मोहब्बत थी, सुकून ही सुकून और धड़कनों को आराम देती फिजाएं। आसमान में जब भी कभी मुझे जिंदगी का आजन मिले, हिसाबे हश्र में जिस पल मुझे नेकियों का समर मिले, जो रब बुजुर्गों बरतर से मुझे तमाम ही अच्छी आदतों का अजर मिले, जो मुझे सब्र रजा का फल मिले, मेरी तमाम जायज मुखलिसाना कोशिशों पर तो मैं सब कुछ यूं ही छोड़ दूं, हर अच्छे काम के बदल में अपने रब से तुम्हें मांग लूं। मेरी रज़ाए दिल है ये कि मुझे तुम मिलो बस, तुम मिलो। आवेज उस्मान की निगाहों ने बहुत अकीदत से अलवीना के हाथ से लिखे हर लफ्ज को छुआ था और उसके वजी चेहरे के नकूश में एक जानदार मुस्कुराहट छा गई। वो कार्ड हाथ से रखकर अब कुरियर सर्विस के नुमाइंदे के हाथ भिजवाए हुए फूल देख रहा था और धीरे से बोला था, थैंक्स अलवीना, थैंक्स अ लॉट। मेरी ख्वाहिश दिल मोहब्बतों को पजीराई देने और इतना मोतबर जानने का शुक्रिया। शाहिल अयाज ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, कुछ देर बिल्कुल बेतासुर निगाहों से देखा, फिर बोला, मैंने एक जगह पढ़ा था कि मोहब्बत और इज्जत नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मोहब्बत सबसे पहले इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है। या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज्जत नफ्स बचा ले, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। उस वक्त मैंने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी थी, फजूल फिलॉसफी कहकर रद्द कर दिया था। मैंने सोचा था कि इन लिखने वालों को दो चार लोग वक्त गुजारी के तहत पढ़ क्या लेते हैं, ये उन पे अपने बोगस नजरियात ठोसने लगते हैं। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ वाकई मोहब्बत और इज्जत नफ्स का ताल्लुक बहुत गहरा होता है। इतना गहरा, इतना गहरा ज़र्ब एक रुख पर पड़े तो पूरा चेहरा झुलसने लगता है। दर्द की शिद्दत से मैंने बिना सोचे समझे मोहब्बत और इज्जत दोनों चीज़ों को हाथ की मुट्ठी में लेने की कोशिश की थी। मगर मेरी ये कोशिश मुझे बहुत महंगी पड़ी। बजाय इसके कि कुछ मुट्ठी में आता, मेरी मुट्ठी, मेरी उठी हुई कलाई में हाथ ही ना रहा। बंदा जमीन पे खड़ा होकर आसमान छूने की करे तो जमीन का रहता है ना आसमान का। बीज खला में मोल्लक हो जाता है और खला में अटकी चीज की क्या अहमियत होती है। वो इतनी बेवकूफ नहीं कि बेअहमियत चीज को अहम जानकर अपना ले। और मुझे ये सब जानने के बावजूद सब्र नहीं आता। क्यों? आवेश जानता था शाहिल उर्वा से कितनी मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत के इस सफर में इस मोड़ तक आ गया है। यहाँ से वापसी का तसव्वुर ही सुहान रूह होता है। वो अपने जान से अजीज दोस्त को यूं टूटते बिखरते नहीं देख सकता था। शाहिल जिंदगी में ऊंचे नीचे मोड़ आते रहते, गम और खुशी जिंदगी के तवाजुन को बरकरार रखते हैं। हाँ, ये होता है कि कभी गम हमारे हौसले से बढ़कर आजमाता है, लेकिन घबराकर मुसाफिर को अपना सफर तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि हौसला पहले से ज्यादा मजबूत और रफ्तार तेज तर करनी चाहिए, ताकि गम खुद घबरा कर पलट जाए। हालात से समझौता करना कोई बात नहीं, असल बात तो यह है कि हालात को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो तुमसे समझौता कर ले। आवेज ने उसके कांधे पर हाथ रखकर दोबारा बोलना शुरू किया, और तुम्हारा ये ख्याल भी गलत है, वो तुम्हें अहमियत नहीं देती। जुबान से बेशक वो ये बात हजार बार कहती हो, लेकिन सिर्फ एक बार उसकी आंखों में झांक कर देखना और पूछना, शाहिल अयाज को अगर उर्वा कदीर की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो जीने के लिए क्या बचेगा? फिर देखना उसकी खुद साख्ता नफरत का जाल कैसे टूटता है। आवेश का लहजा पुर यकीन था। आंख अब किससे तहीर का तमाशा मांगी, अपने होने पे भी होती नहीं। हैरत हमको अब के उम्मीद के शोले से भी आंखें ना जली, जाने किस मोड़ पे ले आई मोहब्बत हमको। शाहिल ने उदास निगाहें उठाकर देखा। उसकी आंखों के खालीपन पर आवेश का दिल बुरी तरह कटने लगा। शाहिल अयाज, तुम तो इतने चेयरफुल बंदे थे, शोखी और हंसी हमा वक्त तुम्हारे चेहरे पर चमकती थी, इतने खुश मिजाज के देखकर रश्क आने लगता। और आज एक मोहब्बत के खो जाने का डर तुम्हें हंसने दे रहा है ना जीने। लानत भेजो यार ऐसी मोहब्बत पर जो खुश होने नहीं देती। तुम खुद को संभालो।
तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। दौलत, वजाहत, ओहदा हर चीज रखते हो। एक छोड़ 10 लड़कियां मिलेंगी। दुनिया उर्वा कदीर पर खत्म नहीं हो गई। मेरी दुनिया उर्वा कदीर पर खत्म हो चुकी है। मेरी मोहब्बत का सफर उसके खुशनुमा चेहरे पर आकर रुक गया है। और मुझे एक छोड़ 1000 लड़कियां भी मिलें, उनमें कोई भी उर्वा नहीं होगी। और जब वो नहीं तो कोई नहीं, वो अटल लहजे में कहकर उठा तो शावेज ने मुतासिफाना आँख खींचते हुए उसे बाहर निकलते देखा। फिर वो पुरसोच अंदाज में चलता अपने पीसी सिस्टम तक आया और उर्वा को ईमेल करने लगा। मेरी दुआ है मोहब्बत तुम्हारे लिए खुद सफर भोगे, तुमको खोजे और फिर पाए तुमको, तो उसकी दिलकश आंखों में जो अक्स दिलकश हो वो सिर्फ तुम हो। वो बहुत खुलूस से अपने अजीज कजन जिगरी दोस्त के लिए दुआ गो था और अपनी दुआओं की कबूलियत का उसे हद दर्जा यकीन भी था। वो अपने असातिज़ा से अलविदाई मुलाकात करने के लिए ओल्ड कैंपस के ऑडिटोरियम हॉल में जा रही थी, जब चंद स्टूडेंट के दरमियान खड़े शाहिल अयाज को देखकर अलवीना ने मुल्तजी निगाहों से उर्वा को देखा। कभी मेरे लिए मोहब्बत सब कुछ थी, जिंदगी, खुशी, एक अछूता नगमा, मगर अब कुछ नहीं। इस शख्स ने मेरा एतबार गंवा दिया है। मेरा खुद पर से एतमाद उठ गया है। यूं के मोहब्बत रही ना, उसे जिंदगी जानने वाली ख्वाहिश। उर्वा का लहजा सपाट और बेतासुर था। कभी ये शख्स तुम्हें पूरी कायनात से अजीज था। तुम उसके साथ आंखें बंद किए दुनिया के बदतरीन मुकाम पर जाने को भी तैयार थी। चाहतों के सफर पर मुकम्मल रजा से उसका साथ, उसका हाथ थामा था। और अब बीच राह में उसे छोड़ रही हो। यूं एक जीते जागते बंदे को मारने का हक तुम्हें नहीं है। तुम बेवफाई कर रही हो और ये अच्छी बात नहीं है। उर्वा, मोहब्बत ही वो जज्बा है जिसके लिए हम सब छोड़ दिया करते हैं। और अगर हम मोहब्बत ही को छोड़ दें तो कैसे जी सकेंगे? दिल कैसे सुकून पाएगा? अलवीना चटक कर बोली, मेरे जीने के लिए यही वजह काफी है कि मुझे उस शख्स से नफरत है। मैं इस नफरत को मजीद तर करने के लिए जीऊंगी। वो सफाकी से बोली। अलवीना ने तासुफ से सर झटक कर सामने देखा तो शाहिल अयाज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लड़कियों से बातें कर रहे थे। अलवीना ने फारिग होकर उन्हें बढ़ते देखा तो बेसाख्ता पुकार लिया, सर प्लीज, जस्ट अ मिनट। वो बेख्तियार रुककर मुतवज्जो हुए तो निगाह अलवीना से होती हुई रुख मोड़े खड़ी उस दुश्मने जां पर पड़ी और वो कई लम्हे तक अपनी निगाह को वापस लाने में कामयाब न हो सकी। और वह अपनी सगदिली और अना के पर्दे हटाकर एक दफा देखो तो क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसे इतना दुख दिया जाए? इतने अच्छे शख्स को छोड़ने का ख्याल एक दफा तो तुम्हें जरूर लर्जा देगा। अलवीना ने झुके सर को उठाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, सर आपने वादा किया था एक नज़म सुनाने का। आज हमारा लास्ट डे है, आज तो सुना दें। अलवीना की बात पर तमाम स्टूडेंट्स मुस्कुराकर उन्हें मजबूर करने लगे तो उन्हें मानने ही बनी। और कुछ देर बाद कैंपस की खामोश फिजा में उनका दिलकश लबो लहजा सोगवारी की धुन में लिपटा गूंजने लगा। जिसे तुम जिंदगी जानो, तुम्हें वो रोग कहता हो कि जिसने खुद ही चाहत से तुम्हारा हाथ थामा हो, वो अपने दिल के दरवाजे तुम ही पर बंद कर दे, तो मोहब्बत मर भी सकती है, मर भी सकती है, मर भी सकती है, मर भी सकती है, मर भी सकती है। तुम्हें संसार करने को जो संग बांटे लोगों में, सबा को रोकने को कफल डाले दरीचों में, करके बंद घर में सांस पर पहरे लगाए तो मोहब्बत मर भी 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 मोहब्बत। ये किसने कह दिया तुमसे मोहब्बत मर नहीं सकती? कि जब कोई तुम्हें जान से गुजर जाने को कहता हो, आधी राह में खुद ही मुड़ जाने को कहता हो, वो अपनी बेवफाई का खुद ही एतराफ करे तो मोहब्बत मर भी सकती है, मर भी सकती है, मर भी सकती है, मर भी सकती है। ये बेहद दिलकश आवाज ही तो थी जिसने मुझे खुशकुन एहसास और खुश फहम ख्वाब दिखाए थे और मैंने महज आवाज की खूबसूरती पर खुद को हार दिया। लेकिन अब हार मेरा नहीं, तुम्हारा मुकद्दर है। शाहिल अयाज अपने दिल की अलवीना की कही हुई बातों की रोशनी में उसने कई बार फैसले का तराजू अपने हाथ में लेकर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना चाहा, मगर हर बार वो पहले से ज्यादा उलझती थी, पहले से बढ़कर दुख लुटाती थी। मोहब्बत अगर अपनी तरफ खींचती तो दिमाग लानत मलामत करता
और दिल से मुंह मोड़कर दिमाग के हाथ में अपनी बाग पकड़ाती तो सब कुछ जैसे डूबने लगता। मोहब्बत के सफर में थे तो सब कैसा सहल लगता था। दिल को हकीकत के तल्ख दर पे आए तो सब मुश्किल हो गया। ना ख्वाब देखने वाली आंखें पहली सी खुशगुमा थी, ना मोहब्बत से महकता वजूद पहले जैसी सरशारी में रहा था। और दिल वो तो कहीं था नहीं, बस गोश्त का एक खून आलूद लोथड़ा था जो अज़ियत और दर्द से भरा कर्रा रहा था। अपनी बेचारगी पर उसे जी भर कर रोना आया। दिल हर बार तुझको ये सफर आसान लगता है, इधर तू सोचता है और उधर आंखों से कोई ख्वाब चेहरा आन लगता है। मगर ख्वाबों में रहना, ख्वाब जैसी बेहकीकत खुशबुए सहरा में रहना है। किनारों से जो हो महरूम उस दरिया में रहना है। दिल बर्बाद हमने तो किया था, ये सफर आसान लगता है मगर आंखें बदन से छीन लेता है। एग्जाम्स में मसरूफियत और तैयारी का बहाना काम आ रहा था, वरना यूं घंटों कमरा बंद किए बैठने और रत जगहों की चुगली खाती सुर्ख आंखों को देखकर पूरा घर तशवीश में मुब्तला हो जाता और उर्वा अच्छी खासी मुश्किल में पड़ जाती। आखिरी पर्चा देकर वो अपने क्लास फेलोज के हमरा कैंपस चली आई। उसने फैसला करके कदम उठाए तो आंखें भीगती चली गई। कैंपस के आखिरी सिरे पर मुड़कर देखा तो वो वही साकत खड़ा उसे देख रहा था। ब्लैक सूट में बेहद वजाहत और मर्दाना दिलकशी का पैकर बना वो शख्स हजारहा नाराजगी और खफगी के बावजूद दिल के बहुत करीब था और वो अपने दिल से लड़ते उसे बाहर निकालते थकने लगी थी। अगर मैं इस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने खुद से सवाल किया और वहीं बैठती चली गई। हजार बार ये चाहा हमने कि उसके प्यार भरे कशकोल में चाहत के सब रंग भर दूं, मगर हर बार तमाम ख्वाहिशों को रौंद कर मेरी अना, हाँ, मगर मेरी अना जीत जाती। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा लहजा मुझे तुम्हारे शहर से निकलने नहीं दे रहा। कितना बेबस कर दिया है तुमने मुझे। के पास खुशबू सी महकी थी। उर्वा ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया। मेरी नजरों से जहां तक देखा वहां तुम ही तुम हो। मेरी बिसारतों के तमाम मंजर तुम्हारे खुशनुमा अक्स से महक रहे हैं। कोई तमाम तर शिद्दतों को लहजे में समोकर बोला, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरी नींदों के बिस्तर पर बिना इजाजत अपने ख्वाब सजाकर चली आई। इन ख्वाबों की महक अब मेरा पीछा करती है, मुझे सुकून से सोने नहीं देती। अगर सो भी जाऊं तो तुम्हारे ख्वाब जगा देती। गंभीर और जादू जगाता लहजा फिर उसके हवास पर छाने लगा। वो खुद को बामुश्किल समझाती उठी और बिना किसी की तरफ देखे कैंपस की हुदूद से बाहर निकल आई। बेजान कदमों से खुद को घसीटते घसीटते थक गई तो एक करीबी पार्क में घास पर बैठकर सर घुटनों में दे लिया। तुम्हारा दिल किसी के सीने पर सर रखकर सब गम परेशानियां भूलने को नहीं चाहता। कोई ऐसा चेहरा जिसे तुम देख लो तो जिंदगी से मोहब्बत बढ़ने लगे। कोई ऐसा वजूद जो साथ चले तो सफर की थकान से बढ़ती जाए। उर्वा ने आंसुओं से तर चेहरा उठाया। उर्वा, मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ। हम जिनसे चाहत रखते हैं उनके लिए दिल बहुत दूर तक सिर्फ बेहतरी चाहता है। उसने दोनों हाथों से अपना घूमता सर थामा था, मगर वो आवाज अब भी उसका पीछा कर रही थी। उर्वा, तुम मेरे लिए क्या हो? मेरे लिए क्या? शायद मैं समझाना पाऊं। उसके आसाब चटक रहे थे। सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। वो रोना नहीं चाहती थी लेकिन उसके आंसू बिना रुके बहे चले जा रहे थे। वो शाहिल अयास को खोना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने ऐसा किया और उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे अपने अंदर से खींचकर बाहर निकालना। वो शख्स झोंका तो नहीं था जो छूकर गुजर जाता, वो तो धड़कनों में गर्दिश करते लहू की मानिंद उसके वजूद का नागुजीर हिस्सा बन चुका था। सांसों में बसी खुशबू की मानिंद उसके बदन में हर पल चकराता फिर रहा था। वो उसे कैसे खुद से जुदा करती। पुकारती है तेरे ख्वाब देखती आंखें, बुलाते हैं तुम्हारे नाम को बारहा चूमते लब। दहलीजे दिल पे मेरे खड़ी है आरज़ुए गमनाक, तेरी सदा की कशिश के साए ठहरी हुई घड़ियां बढ़ने की ख्वाहिश रखती हैं। तेरी आस में जीती सांसें तेरे कदमों में मरने की चाहत रखती हैं। तेरी शरारतें, तेरी चाहतें,
तेरी आदतें तेरे अंदाज आकर सताते हैं, तेरी आहटों की आशना रास्ते तुम्हें अब भी बुलाते हैं। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाया और हिचकियों से रोने लगी। कितनी बेवकूफ, मजबूर और लाचार होती हैं हम लड़कियां, बेहद अहमक और हद दर्जा खुश फहम। बचपने की उम्र से जवानी की हदूद और उम्र के आखिरी लम्हे तक मोहब्बत के चार लफ्जों की बेसाखी थाम कर चलने वाली। अगर कभी कोई अच्छा लगने वाला, छा जाने वाला शख्स नजर आ जाए, लम्हा भर मुस्कुरा कर देख ले, वहीं सब हार जाएं। बिना सोचे बिना परखे उससे मोहब्बत करती हैं और किए चले जाती हैं, और उसे अपने दिलो दिमाग के उस हिस्से में पहुंचा देती हैं जहां से अगर निकालना पड़ जाए तो फिर हम नॉर्मल गुजारने के काबिल ही नहीं रहते। क्या होता है उस अजनबी शख्स में कि हम सिर्फ एक खुशफहमी का हाथ पकड़े उससे करीब, उससे दूर होती जाती हैं, कि हमारा अपना वजूद ही हमें पनाह देने पर तैयार नहीं होता। मिलने की दुआ ना कर, यही रुत रकम देती है कि मैंने कह दिया, उससे मोहब्बत रकम देती है। हाँ अब ये फैसला कर लो, नहीं अब टूट कर मिलना, कि एक अरसे तलक बीती रफाकत रकम देती। उर्वा एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हें क्या टेंशन है? उर्वा कुछ कहे बगैर सपाट चेहरे से मम्मी को देखती रही थी, जो उसका चेहरा बगौर देख रही थी। और सिर्फ वही नहीं, डाइनिंग टेबल पे मौजूद घर का हर फर्द उस वक्त उर्वा की तरफ मुतवज्जो था। आपने ये कैसे समझ लिया कि मुझे कोई टेंशन है? सबकी नजरें खुद पे मरकूज पाकर वो कुछ झिंझला कर बोली, इसलिए कि घर में खिलाफे मामूल बहुत दिनों से सुकून सा है, और ऐसा सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब आप टेंशन में हो, वरना तो आप दूसरों को टेंशन में मुब्तला कर देती हैं। उवैस ने शगुफ्तगी से कहा, उवैस तुम बच्चे नहीं हो, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, हर वक्त मस्खरे ना बने रहा करो। वो बेहद नागवारी और तंग मिजाजी से बोली। उवैस उसके रवैये और लहजे पे खजल होता अपनी प्लेट पे झुक गया। अबरा का मुंह तक जाता हाथ वही साकत था, और पापा वो अपने आगे से नाश्ते के लवाजमात को परे करके उसे बगौर देख रहे थे। उर्वा, तुम्हें शॉपिंग करनी है या कहीं जाने की इजाजत नहीं मिल रही? पापा उसके रवैये की तलखी से यही नतीजा आखुज कर सके। नो पापा, ऐसा मसला होता तो मैं आपसे ही कहती। उर्वा संजीदगी से बोली। तो बेटी, इतनी रूड क्यों हो रही हो? तुमने पहले कभी यूं बिहेव नहीं किया। अब तो तुम एग्जाम देकर रिलैक्स हो चुकी हो, फिर रवैये में इतनी तंग मिजाजी क्यों? पापा का नर्म लहजा उसे ठीक ठाक शर्मिंदगी से दो चार कर गया। सॉरी पापा, बस मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया था। वो धीरे से बोली। आपी, आप तो पिछले कई दिनों से बहुत अजीब रूखी हो रही हैं, और बात भी ऐसे कटीले अंदाज में करती हैं कि क्या बताऊं। मबरा ने मुंह खोला। सिर्फ एग्जाम की वजह से मुझे डिस्टरबेंस थी, इसी वजह से सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के बजाय गुस्से को हवा मिलती रही। लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हूँ। वो यकीन दिलाने को जबरदस्ती मुस्कुराई। उर्वा, लड़कियों में बात बात पर मुंह फुलाने की आदत और हर मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचने कहने का मर्ज आम है, और यही चीज बदमिजाजी और गुस्से को जगा देती है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुस्सा एक दहकती हुई आग है, जो इसे जब्त करता है महफूज रहता है, और जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी आग में जलकर राख हो जाता है। मतलब ये इंसान के अपने इख्तियार में है, वो बर्दाश्त से काम लेकर फूल चुने या गुस्से को बढ़ाकर अपने ख्वाबों की राख चुने। मम्मी का अंदाज समझाने वाला था। उर्वा ने चौंक कर उन्हें देखा। मम्मी, ये सब क्यों कह रही हैं? अलवीना ने कुछ बताया है या मेरे चेहरे पे लिखा नजर आ रहा है? वो परेशान हुई। मम्मी ने फिर कुछ नहीं कहा। वो मुलाजमा को आवाज देकर डाइनिंग टेबल से बर्तन उठवाने लगी। उर्वा कुछ देर उन्हें मसरूफ देखती रही, फिर उठकर अपने बेडरूम में आ गई। गुस्सा, तैश और सब कुछ तहस नहस कर देने वाला इश्तियाल था। तो मेरे अंदर जब मुझ पे शाहिल अयाज की हकीकत खुली थी, कैसा बेयकीनी का आलम था। अपने एतमाद के टूटने का सदमा सहा नहीं जाता था, और फिर हर जज्बा, तमाम गुस्सा दिल में पिनपती ख्वाहिश की शिद्दत ने बेबसी में बदल दिया। ऐसी बेबसी में जो जीने का आजन देती है ना मरने का। बेबसी की इन दीवारों में हजारों उदास चेहरे आन बसे हैं। तुम्हारे चेहरे जिन पे यादों के नक्श गहरे और बातों के अक्स दिल खींचने वाले हैं। मेरा दिल भी अना के सख्त पिंजरे में कैद फड़फड़ा रहा है, और मैं जानती हूँ कि अगर एक बार
اور تم سے سامنا ہو گیا تو یہ دل بنا میری دہائی سنے، بغیر میری بات پہ دھیان دیے تمہاری سمت سرپٹ بھاگا جائے گا، اور میں آنکھوں میں آنسو لی بے بسی سمیت کھڑی دیکھتی رہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ تبھی ممی اندر داخل ہوئی۔ عروا نے تیزی سے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں مسلی۔ ممی اس کی حرکت دیکھ چکی تھی مگر کہا کچھ نہیں۔ عروا، ادھر آؤ، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ ممی کا لہجہ نرم تھا۔ عروا آہستہ روی سے قدم اٹھاتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ولید حسن کیسا لڑکا ہے؟ ممی نے پوچھا تو عروا الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس لیے۔ میرا کلاس فیلو نہیں تھا، وہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ اب تو یونیورسٹی چھوڑ چکا ہے۔ ایلٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، والد اسٹیٹ بینک کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے۔ باقی فیملی کے زیادہ افراد پاک آرمی میں اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ عروا نے تفصیل سے بتا کر انہیں دیکھا۔ بائی نیچر کیسا لڑکا ہے؟ ممی مطمئن ہوتی ہوئی بولی، بہت ہی سلجھا ہوا ذہن، پرخلوص، اس کا تعلیمی کریئر اور سابقہ ریکارڈ شاندار کارناموں میں بھرا پڑا ہے، بلکہ پرسنالٹی بھی بہت شاندار ہے۔ عروا پوری سچائی سے بولی، اس کے گھر سے پرپوزل آیا ہے، فی الحال تو کسی جاننے والے کے توسط سے بات ہوئی، لیکن ان لوگوں کا ارادہ کچھ دنوں تک خود آ کر بات کرنے کا ہے، اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ بجائے تمہارے وہ لوگ مبرا کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ممی آج چبھنے سے بولی، اوہ یہ بات ہے۔ عروا نے طویل سانس خارج کر پھر سیدھی ہوتے ہوئے بولی، ممی ضروری نہیں کہ اگر ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہ مجھے ہی پرپوز کرے۔ وہ اچھا لڑکا ہے اور مسترد کیے جانے کے لائق نہیں، باقی آپ کی مرضی۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ وہ لڑکا جسے وہ کچھ عرصہ قبل مسترد کر چکی تھی اس کے لیے انہیں قائل کر رہی تھی، اور ممی ٹوک نہ سکی، بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ مبرا سے پہلے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور تمہارے لیے بہت اچھے پرپوزل بھی موجود ہیں، جن میں فرسٹ آف آل ارم کے کزن شاہل ایاز ہیں۔ اس کی شخصی خوبیوں سے تو میں خود متاثر ہوں۔ تمہارے پاپا کو بھی وہ لڑکا اچھا لگا ہے۔ ممی ذرا رکی۔ عروا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر ولید کے گھر والوں سے کہہ دیتے ہیں، ہم بڑی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد چھوٹی کا سوچیں گے۔ اگر بڑی کا رشتہ لینا ہے تو لے لیں، اور میرا خیال ہے ولید تمہارے ساتھ اچھا لگے گا۔ نو نیور، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ اٹھ کر بولی، تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ ممی کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پسند ناپسند کا کیا سوال؟ اگر مبرا کا شاہل سے کر دیں تو؟ انہوں نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑا۔ عروا نے جس طرح تڑپ کر انہیں دیکھا تھا ان پہ بہت کچھ آشکار ہو گیا۔ ممی بڑے غور سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کا جائزہ لے رہی، اور عروا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ انہیں لگا تھا وہ ابھی گر پڑے گی۔ انہوں نے بہت احتیاط سے بات چھیڑ کر اسے گھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عروا آرام سے بیٹھ جاؤ اور سکون سے پوچھو خود سے، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ محبت کرنا، محبت سے بچھڑ کر جینا مشکل تر، اور محبت خود اپنے ہاتھ سے گنوانا اذیت ناک ہے، مرنے کے برابر۔ اور تم تو بہت کم برداشت والی ہو، پھر کیسے اتنا سارا درد اکیلے چپ چاپ سہ سکتی ہو؟ ممی یاسیت بھرے لہجے میں اسے ساتھ لگاتے بولی، اور عروا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یوں مت دیکھو، مجھے الوینا نے سب بتا دیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے ارد گرد رہنے والے، تمہیں خوش دیکھنے کی آرزو رکھنے والے، تمہیں درد کے پاتال میں چکراتے دیکھتے رہے ہیں؟ نہیں عروا، تمہاری خوشی سے بہت سے لوگوں کی خوشیاں مشروط ہیں، اور تمہارے آنسو سیدھے میرے دل پہ گرتے ہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، بنا بتائے اور پوچھے بغیر تمہارے دل کا حال جانتی ہوں، تمہارے مزاج کے سب وسوسوں سے آشنا ہوں۔ تم تو بچپن سے اپنے سے متعلق ہر رشتے، ہر تعلق کے اور شے کے لیے بہت سچی ہو، بہت ٹچی ہو۔ تم تو اپنے بستر کو کسی کو چھونے نہیں دیتی، اپنی معمولی سے معمولی چیز کو کسی کو دیتی ہو نہ پھینکتی ہو، پھر اس شخص کو کیسے اپنی زندگی سے نکال رہی ہو جو تمہاری زندگی کی سب سے اہم اور عزیز ترین ہستی ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، جو بعض اوقات کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے، مگر ہماری انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم درگزر کر دیں، کیونکہ اگلا بندہ بھی کسی نہ کسی جگہ پر ہمارے حوالے سے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم خدا تو نہیں ہوتے کہ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے لگے، ہم پتھر بھی نہیں کہ خود کو عذابوں کے حوالے کر دیں اور ہمارے ذہن و دل کو کچھ نہ ہو۔ ممی کی آواز بولتے ہوئے
بے حد سنجیدہ تھی۔ اور واہ! تم تو بہت نرم و نازک احساسات کی مالک تھی، خود اپنے لیے کٹھور کیسے بن گئی؟ تم تو ایک چڑیا کی زیادہ شور مچانے پر بے قراری سے ٹہلا کرتی تھی، اور اب ایک بندہ کتنے دنوں سے اپنے احساسات اور جذبات کی شدتیں سمیٹے تمہارے سامنے تڑپ رہا ہے، تم بے خبر ہو۔ اس کا چہرہ ممی کے ہاتھوں میں تھا، عروا کی کھلی آنکھیں یکلخت پانیوں سے بھرتی گئی۔ اپنا سر ممی کی گود میں رکھ کر اس نے درد کے سمندر کو راہ دے دی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، میں پتھر نہیں ممی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، میں اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی، پھر اتنی اذیت کیوں اٹھا رہی ہو؟ یہ انا سب چھین کر بے دست و پا کر دے گی۔ انا سے ہاتھ چھڑا کے اپنے ذہن و دل کی آواز سنو، پھر دیکھنا خوشیاں کیسے تمہارے راستوں پر نور برساتی۔ ممی نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے رسان سے کہا، منہ ہاتھ دھو کر چینج کرو اور آ کر تازہ ہوا میں بیٹھو۔ زندگی بہت دلکش اور پیاری ہے، ہماری سوچ سے زیادہ چمکدار۔ اگر ہم خوش رہنا سیکھ لیں اور دوسروں کو خوشی دینا زندگی کے حسن کو اور بڑھاتا ہے۔ میری دعا ہے تمہاری زندگی کا حسن بہت بڑھے، تم بہت خوشیاں پاؤ۔ ممی اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھی اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آئی ایم سوری عروا، مجھے یہ سب اس وقت پتا چلا جب بات تمہارے گھر تک پہنچ چکی تھی، پھر بھی میں نے احتجاج کیا، مگر میرے پیرنٹس کے نزدیک یہ بات غلط تھی، ایک معصوم لڑکی کے وقار انا کا مذاق اڑانے کے مترادف، تو میں انکار نہیں کر سکا۔ لیکن پلیز تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے انکار کا بدلہ لینے کی خاطر مبرا تک پہنچا، میں ایسی نیچ حرکت نہیں کر سکتا۔ ولید حسن آیا تھا، وہ اپنی صفائی میں بول رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہے ولید، تم ایک معتبر حوالہ لے کر آئے، ہماری فیملی میں شامل ہو رہے ہو۔ مبرا کا ساتھی تمہارے جیسا ہونا چاہیے تھا، اتنا ہی پرخلوص، ذمہ دار اور صحیح، تم خسارے میں نہیں رہو گی۔ ولید، مبرا بے حد اچھی اور سلجھی ہوئی ہسمکھ لڑکی ہے، تمہیں بہت محبتیں دے گی، تم بھی اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ بڑی بہنوں والے تفکر سے بولی، میں اسے محبت بھی دوں گا، خیال بھی رکھوں گا، وہ تم سے وابستگی کا احساس لے کر میری زندگی میں آئے گی، اور تم سے وابستہ ہر تعلق، رشتہ اور ہر شخص میرے لیے قابل احترام ہے، چاہ کے لائق ہے، خواہ وہ شکل و صورت اور عادات میں کیسا ہو۔ اور سچ تو یہ ہے، محبت کرتے ہوئے ظاہری خد و خال اور دنیاوی رویے کو اہمیت نہیں دی جاتی، محبت تو روح اور دل سے ہوتی ہے، بھلا دل بھی کبھی بدصورت ہوتا ہے؟ ولید نے اسے دیکھتے ہوئے بے اختیاری میں سوچا تھا، اور کی چین اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ کئی دنوں بعد واک کے لیے نکلی تھی، سفید ماربل سے بنی کھوٹی کے پاس آ کر اس کے قدم سست پڑے تھے، مگر وہ رکی نہیں، چلتی رہی، چلتے ہوئے تھک گئی تو پارک کی راہداری پہ بنے سفیدے کے مضبوط تنے سے ٹیک لگا کر اس نے نگاہیں اطراف میں گھمائی تو ٹھٹک گئی۔ اس کے بالکل سامنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے کھڑا وہ پلکیں جھپکے بنا دیکھ رہا تھا۔ آپ کوئی خواب بند آنکھوں سے نہ دیکھنا چاہیں اور وہی کھلی آنکھوں سمیت آپ کے سامنے موجود ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عروا نے سوچا، انا سے ہاتھ چھڑا کے اپنے دل و ذہن کو آزاد چھوڑ دو، پھر دیکھنا خوشیاں کیسے تمہارے راستوں پہ نور برساتی ہیں۔ ممی کی آواز تصور میں ابھری۔ عروا نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے ہوئے دل و ذہن کو تفکرات سے خالی کر دیا۔ اس کے اندر اس وقت کچھ نہ تھا، انکار، اقرار، ضد، غصہ، نہ بے بسی۔ شاہل ایاز چھوٹے مگر مضبوط قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ عروا، نفرت اور ناراضگی کتنی زیادہ ہو پائیدار نہیں ہو سکتی، کیونکہ پائیداری تو صرف محبت کی میراث ہے، اور پتہ ہے سب سے خوبصورت وہ شخص ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، روح و دل کا تمام تر سچائیوں اور عطا گہرائیوں کے ساتھ۔ محبت میں کب، کیسے، کیوں اور کس لیے کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ خالص محبت معمولی باتوں پر لمبی چوڑی وضاحتیں مانگتی ہے۔ اہم تو وہ تعلق ہے جس پر محبت کی بنیاد رکھی جائے، اور ہمارا تعلق، ہماری محبت اتنی بھربری کب تھی کہ ایک بدگمانی کے ہاتھ لگنے پر ٹوٹ جائے۔ ہمارے درمیان محبت کا تعلق بہت گہرا اور مضبوط تھا، جس نے ایک دوسرے کے لیے ہمیں لازم و ملزوم کر دیا تھا، پھر ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ضروری کیسے ہو گئے؟ اس کے دونوں کاندھوں کو تھامے وہ یاسیت سے پوچھ رہا تھا۔ عروا نے آنکھیں کھول کر کچھ دیر اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ ملال کے گہرے سائے آہیں بھر رہے تھے اور آنکھوں کی بے چینی پکار رہی تھی۔ کہہ دو کہ تمہارے جیون میں آئندہ کا قصہ ہوں، کہہ دو کہ تمہاری دنیا کا میں بھی چھوٹا سا حصہ ہوں۔
हो सकता है तुम्हारा फैसला दुरुस्त हो, हम एक दूसरे से बिछड़ कर जी भी लें, मगर अपने साथ इस बेईमानी और ज्यादती पर हमारा दिल हमें माफ कर पाएगा। मोहब्बत को कुछ ना समझा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अजियतों को समझने में देर कर दी जाए तो ना खत्म होने वाले पछतावे हमारा मुकद्दर बन जाते हैं। फिर हम लाख चाहें गुजरा वक्त गुजरी बातें वापस नहीं लाते। मोहब्बत एक मुकम्मल जज्बा है जो सच्ची खुशी और तमानियत बख्शता है। अगर अना को मिटा दिया जाए तो वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। उर्वा लब काटते हुए चेहरा झुका गई। उर्वा, मोहब्बत से रूठ कर तुमने देखा नहीं कि मौसम कितना जोरंज हुआ और फूलों से ताजगी दूर हो गई। सब पत्तों पे जर्दी छा गई। मिजाज से शौकी और वजूद से जीने की हरारत गुम हो गई। और तुमने सोचा नहीं कि छाँव भी धूप बनकर चुभने लगी तो क्यों? हवा में गुनगुनाहट और फिजा में खुशबू नहीं रही तो कैसे? उर्वा की पलकों पे चमकते कतरे बहने लगे। वो होंठ भींचे कुछ देर खामोश देखता रहा, फिर रसान से बोला, उर्वा, मोहब्बतों में बदगुमानी और अना नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। मोहब्बत की है तो एतबार करना सीखो। जिंदगी तो बहुत कम है मोहब्बतों के लिए, वक्त थोड़ा पड़ता है इतनी ढेर सारी नफरत के लिए। मैं इतना हौसला और उम्र कहाँ से लाऊं? उर्वा, मैं मर जाऊंगा इस बेगानगी और अजनबियत तले सुलग कर। मत करो इतना जुल्म। आओ, जो थोड़ा वक्त मुख्तसर जिंदगी मुयस्सर है वो मोहब्बत में गुजार कर अमर कर दे। यूं जिए कि जिंदगी रश्क करने लगे। वो दायां हाथ फैलाए खड़ा था। उर्वा देखती रही चुपचाप। बहुत आस उम्मीद और चाहत थी मुकाबिल खड़े शख्स की आंखों में। कुछ देर बाद चाहे लयाज झटके से मुड़ा, कदम बढ़ाया, तभी पुष्ट से एक हाथ बढ़ा और उसके शाने पे ठहर गया। वो यकदम पलटा और रुक गया। मोहब्बत, जिंदगी के तमाम तर लवाजमात उसने गिरी से आरस्ता हम कदम होकर मुस्कुरा रही थी। वो मोहब्बत का हाथ थामते हुए खुद भी तमाम तर दिलकशी और आसूदगी से मुस्कुरा दिया। रूहो दिल के साथ बाहर का मौसम भी गुनगुनाने लगा था।